ओके बेटा। हाँ बेटा, जान यही पहली क्लास है इसलिए। ओके, फटाफट जुड़िए बेटा, ज्वाइन करिए। फिर जो लोग पहले दिन जुड़ रहे हैं बेटा, उनको थोड़ा समस्या है, इसलिए थोड़ा वेट करते हैं हम लोग। हाँ बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ा वीडियो बनाने लगा। तो जो लोग पहली बार क्लास में जुड़ रहे हैं वो थोड़ा कुछ चीजें समझ लें। बेटा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून की कोई आवश्यकता नहीं है मैसेज में करने की। आपको कोई क्वेरी हो तो अपनी बात रखें। वॉइस यदि मेरी नहीं आ रही है तो मैसेंजर में मैसेज करें, या कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मैसेंजर में मैसेज करें। पहला दिन है, सभी को शुभकामनाएं। तो आगे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है मैं बता दूं आपको। यदि आप मोबाइल में देख रहे हैं तो आपको मैसेज करने के लिए आप टच करोगे तो स्क्रीन आपकी और छोटी हो जाएगी। तो इसलिए तो सभी को नमस्कार है, कोई बात नहीं है। ये मैं पहला क्लास है तो बता दूं कुछ चीजें। दूसरी चीज ये है कि क्लास का टाइम आपका ये रहेगा। मैंने जो सिलेबस रखा है, पहला लेक्चर है, मैं थोड़ा उसकी बात कर लूं, फिर बातें होती रहेंगी क्लास में। तो जो पहला हमारा लेक्चर है जो आज हम लोग बात करेंगे इस पर, वो आपका इनऑर्गेनिक हम स्टार्ट करेंगे, बता रखा है हमने। इनऑर्गेनिक पहले चलेगा, उसके बाद फिजिकल, फिर ऑर्गेनिक। डेट जो आपकी एग्जाम की है 30 अगस्त, हम उसी को मानकर ही तैयारी करेंगे। मैंने पहले कहा डेट बढ़ने की संभावना है, लेकिन बेटा देखिए वो आप संभावना के चक्कर में यदि आप अपने दिमाग को ये कह देंगे कि 30 के बाद होगा एग्जाम, तो पहले से धीरे चलना स्टार्ट कर देगा। जैसे इस तरह समझिए कि आपको ट्रेन का टाइम पता है कि 10:10 पर वो छूटती है, तो घर से निकलने का टाइम आपका फिक्स रहेगा, आप उसी टाइम से निकलोगे, टाइम से चलते जाओगे। यदि आपको ये पता चला कि ट्रेन लेट हो सकती है तो आपकी तैयारी की स्पीड स्लो हो जाएगी। आप खाना आराम आराम से खाओगे, बाहर निकल के व्हीकल के लिए थोड़ा इंतजार करोगे। तो ये मान के चलिए कि टाइम जो है, राइट टाइम आपकी ट्रेन है, एकदम राइट टाइम पे आपकी ट्रेन चल रही है। तो 30 अगस्त हमारे पास डेट है। वो डेट यदि पोस्टपोन होगी तो हम लोग अपना मेहनत और बढ़ा देंगे। आप हमसे जुड़े हैं तो देखिए प्रयास हमारा पूरा है कि आपका सिलेक्शन हो। देखिए हमारी तरफ से आपको 100% मिलेगा, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। बस आपको मेन बात आएगी कि आपको अपनी मेहनत बराबर रखना है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, जो पहली बार क्लास में जुड़े हैं, 2-3 चीजों का ध्यान रख लें। आपको क्वेश्चन रिलेटेड कोई चीज पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। बाकी क्लास का आगे का पीछे का कुछ पूछना है तो आप पर्सनल व्हाट्सएप क्लास के बाद मुझे कर सकते हैं। ठीक, क्लास जो चल रही है बेटा उससे रिलेटेड कोई समस्या है आप पूछें, और उसके अलावा बाकी चीजें आपको पूछनी है तो वो आप अलग से व्हाट्सएप करें क्लास पीरियड के बाद, तो वहां बात हो जाएगी। क्योंकि ये टाइम एक सेट टाइम है। दूसरी चीज मैं आपको जो कह रहा था कि जो क्लास हमारी चलेगी टोटल 28 लेक्चर में होना है। वो मैंने ग्रुप में भेज दिया है, आपने देख लिया होगा। तो लेक्चर वाइज चलेगा। क्लास में हम लोग क्या करेंगे ये भी बात कर लें पहली क्लास में। तो क्लास में जो टॉपिक आपका प्री में है, जीएस को हटा दीजिए, पूरा केमिस्ट्री मेंस में है। ग्रुप में मैंने टेस्ट पेपर सेंड कर दिया होगा, नहीं किया होगा तो टेस्ट पेपर मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका जीआईसी और आश्रम बताइए, 2 ही एग्जाम मेंस के हुए। 2 एग्जाम मेंस के हुए आपके। पहला आपका जीआईसी हुआ, फिर आश्रम पद्धति, यानी 2 ही पैटर्न मेंस हुए। दोनों ही यूपीएससी कराती है। दोनों का पेपर मैंने रखा है, हो सकता है मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया, नहीं किया होगा मैं भी सेंड कर दूंगा, आफ्टर क्लास सेंड हो जाएगा। आप उसको एक बार देख लें। चैप्टर जब लोग पढ़ते
रहेंगे, तो जिस चैप्टर से रिलेटेड पहले क्वेश्चन आया उसकी बात भी हम लोग करेंगे। टेस्ट सीरीज आपके स्टार्ट होगी हाँ कर दूंगा बेटा मैं, कोई बात नहीं, अभी मैं क्लास के बाद कर दूंगा। तो टेस्ट सीरीज आपके स्टार्ट होगी 1 जुलाई से। उसके पहले जिस पैटर्न में हम लोग क्लास में बात करेंगे उसी पैटर्न में आपको टेस्ट सीरीज पीछे आती जाएगी, यानी आप हमेशा क्लास में चैप्टर पहले डिस्कस होगा, टेस्ट सीरीज उसके बाद है, क्योंकि भाई अभी आज 23 तारीख है, मंडे टू फ्राइडे ये 5 दिन चलेगा आपका केमिस्ट्री, सैटरडे संडे आपका चलेगा हिंदी। ये फिक्स टाइम है, हो सकता है भाई कभी मुझे कोई काम पड़ जाए तो क्लास ऑफ होगी, मैसेज आपको मिल जाएगा, या हिंदी वाले सर कहीं जाना है तो वो बीच में क्लास ले लेंगे, वो आपको मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज मिलता रहेगा, टाइमली मिलेगा आपको। क्लास टाइमिंग मेरी फिलहाल 8 से रहेगी, शिफ्ट होगा तो मैसेज आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए बहुत पैनिक नहीं होते, ग्रुप में आपको मैसेज मिलता रहेगा। जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो व्हाट्सएप मुझे कर देंगे, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत लोगों ने जुड़ने का प्रयास किया बेटा, तो टाइम लगता है, ये प्रोसेस होने में समझ जाता है। तो ये तो बात हो गई क्लास की। अब आप कैसे तैयारी करेंगे इसकी बात भी कर लें। बुक्स मैंने आपको बता दिया था, बुक्स आपके पास है, एनसीईआरटी होनी बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी मस्ट है, क्योंकि उसमें कुछ चीजें बहुत अच्छी दे रखी हैं, बुक्स अच्छी है, कंप्रेस फॉर्म में, लेकिन एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी आपके पास होगी। और कोशिश करना, यदि पुरानी वाली एनसीईआरटी आपके पास है तो द गुड है, नई एनसीईआरटी लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत से चैप्टर नहीं है जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो नई एनसीईआरटी बेटा देखिए वो कुछ दिन चलता रहता है, एक्चुअली स्क्रीनशॉट ना ले पाए इस चक्कर में चलता है, उसको लेके बहुत पैनिक ना हो। वो एक्चुअली वो स्क्रीनशॉट लेना ये सब लेने चक्कर में होता है, वो कुछ दिन बाद हट जाएगा, ऐसा शुरुआत में कुछ दिन होता है, ऐसा कई बच्चों ने कहा था, वो हट जाता है बाद में, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, वो ऐप का अपना तरीका है कि कुछ बच्चे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये सब करते हैं, इसलिए ऐसा कुछ होगा, तो उसको 1-2 दिन में हट जाएगा। बट मतलब उसमें मेरी तरफ से ना उसको किया गया ना मेरी तरफ हटा सकते हैं उसको, वो 1-2 दिन में हट जाता होगा। तो अब हम बात करते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आपको आपका नंबर दिखेगा सामने दिखेगा, तो इसीलिए कोई स्क्रीनशॉट पे नहीं खींचता है, वो आपका हट जाएगा। हाँ सबको अपना दिखता है बट कुछ दिन में हट जाता है, उसके लिए पैनिक बहुत ना हो। तो हम जो कह रहे थे, पहले बात पूरी हो जाए, बाकी चीजों को भी बात करेंगे, पहले बात हमारी पूरी है ना, बाद में बात कर जाती है। तो आपको एनसीईआरटी की अपनी बुक अपने पास रखना है, एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी अपने पास रखें, एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, चारों एनसीईआरटी, यानी 11th की 2, 12th की 2, 4 एनसीईआरटी आपके पास है। वो पुरानी वाली यदि आपके पास है तो द गुड है, नहीं है तो मार्केट में जहां बुक्स मिलती हैं वहां पुरानी वाली एनसीईआरटी लें, यानी कोविड के पहले वाली, वो मिल जाएगी बेटा, जहां मार्केट में बुक मिलती है वहां पुरानी किताबें अवेलेबल रहती हैं, बच्चे एनसीईआरटी हर मार्केट में जहां भी आप हैं वहां आपको मिल जाएगी, है तो द गुड है, नहीं है तो ले लीजिए। एनसीईआरटी चारों आपको चाहिए ही चाहिए, ये तो पहली एक चीज समझ लीजिए। दूसरा जो आपको करना है कि जो हमने आपको शेड्यूल दिया है, आप अपना पढ़ाई करने शेड्यूल रखे हुए, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप पढ़ना स्टार्ट करें। मैंने शेड्यूल दे रखा है, टेस्ट शेड्यूल पे भी मैं सब अपलोड कर दूंगा। तो आपका जो मेरा शेड्यूल है वो 10 अगस्त तक अपना टॉप पूरा हो जाएगा 4 चैप्टर का, यानी 10 अगस्त तक आपका यूनिट टेस्ट भी एक बार पूरा हो जाएगा, सारे चैप्टर जितने भी हमने बना रखे हैं सभी का यूनिट टेस्ट 10 अगस्त तक हो जाएगा। उसके बाद से फुल लेंथ होगा, डेट 30 अगस्त के आगे जाएगी तो फुल लेंथ संख्या और बढ़ जाएगी, उसकी समस्या नहीं है, तैयारी आराम से आपकी चलती रहेगी, लेकिन आपको 10 अगस्त तक अपने आपको पैक करके रखना। पैक मतलब एटलीस्ट यदि आप बहुत आगे ना पढ़ पाए तो जो हम चैप्टर हमने पैटर्न डिस्कस किया, शेड्यूल पहले से आपके पास, आपने यदि पढ़ रखा है द नहीं तो आज पढ़िए, कल सुबह दिन भर पढ़िए, शाम तक पढ़िए। पर कल शाम को मेरी क्लास होगी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, मतलब कि डेवलप पीरियोडिक प्रॉपर्टी की, तो 5 दिन मैं क्लास लूंगा। अभी आज हो गया आपका 27 मतलब 23 तारीख, तो फ्राइडे तक चलेगी। तो आपको करना क्या है, उसी दिन चैप्टर पढ़ लेना है और फिर 2-3 चैप्टर के बाद आपके पास रिवीजन का काम भी आ जाएगा। टेस्ट पेपर आपको मिलेगा 1 जुलाई से, टेस्ट पेपर जो आपको मिलेगा उसे भी कुछ तरीके हैं, मैं बता देता हूँ अभी से, क्योंकि पहली क्लास है तो उसमें मैं आपको हर चीज बता दूं। पेपर लिखने के लिए आपको यूपीएससी का आंसर शीट आता है, यदि आप इलाहाबाद वगैरह में कहिए तो मैक्सिमम मार्केट्स में, यूपी में तो हर जगह मिल जाता है, हर जगह के मार्केट में वो बुकलेट आती है। दुकानों पे जाएंगे बोलेंगे यूपीएससी हमें लिखना है, क्योंकि लोग लिखते हैं पीछे का, तो मिल जाएगा। यदि आपके घर के आसपास मिल जा रही है तो द गुड है, नहीं तो दिक्कत क्या है कि आप यदि कहीं किराया लगा के लेने जाएं और 100-200 रुपए किराया लगे, उससे अच्छा है ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उसका लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मुझे दिख गया था अमेजोन पे, तो उससे भी आप लेते हैं। उसका वजह क्या है बेटा, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में वही तरह की कॉपी मिलेगी, तो अभी से लिखने की आदत डालें, रूलदार नहीं होती है, प्लेन कॉपी होती है। दूसरी चीज जो है, लिखना आपको किससे है, बॉल पेन से,
जेल पेन का यूज नहीं करना है। वो बताया नहीं जाता कि मतलब किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो साफ साफ लिखा जाता है कि बॉल पेन आपको यूज करनी है। इसमें इसीलिए बेटा क्योंकि कॉपियां चेक होती हैं तो डेस्क पर रखी रहती है भाई, एक कॉमन हॉल है जहाँ कॉपियां चेक होती है यूपीएससी का, लोक साहब का, वहीं कॉपियां चेक होती है। हो सकता है भाई पानी वानी पीने में या बुकलेट, आप सोचेंगे सर कैसे हो जाएगा, बेटा यदि आप ऑफिस में देखें आपकी भी किताब कभी नीचे गिर जाती है तो संभावना रहती है। तो इसलिए आप यदि बॉल पेन से लिखते हैं, बाई चांस पसीना वगैरह कुछ उसमें लगता है तो वो फैलेगा नहीं। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि बॉल पेन से लिखने की आदत डालनी है। जेल पेन थोड़ा स्मूथ चलती है, राइटिंग फास्ट रहती है, इसीलिए अभी से आप प्रैक्टिस डालें कि आपको बॉल पेन से ही लिखना है और जिस पेन पे आपका हाथ सेट हो जाए उसी की आदत डालना है। एग्जामिनेशन में कैसे क्या करना वो बता दूंगा आपकी, लेकिन ब्लैक और ब्लू यही दो पेन आपको यूज करना है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में, जो मेरा टेस्ट देंगे उसमें भी, और घर में भी आप अब जो भी लिखते हैं वो सिर्फ बॉल पेन से यूज करें ताकि आपका हाथ सेट हो जाए। जेल पेन लिखने में इजी होती है, राइटिंग अच्छी बनती है, लेकिन ये कि बॉल पेन ही लिखना वहां सुरक्षित है इस टर्म में कि कहीं फैले वाले नहीं। कुछ कंपनियां कहती हैं कि बॉल पेन भी फैलता नहीं, लेकिन आप इस बिल्कुल मत लिए, बॉल पेन से लिखिए, जेल पेन से नहीं लिखिए। ये तो बात हो गई एक चीज की। अब हम चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर वाइज ही डिस्कस होगा। पूरा पढ़ाने के लिए आप मैं बता दूं, मैंने पहले बता रखा है कि चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया जाएगा पूरा, चैप्टर से मैं डिस्कस करूंगा कौन कौन इसमें टॉपिक है, इसमें क्या क्या चीजें आपको लिखनी है, एक थॉरो डिस्कशन होगा। यदि आपके पास बुक है, नोट्स नहीं है, तो नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, मेरा खुद का क्लास से पढ़ाया हुआ, वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है। क्योंकि यदि मैं चैप्टर पढ़ाने चलूंगा तो कम से कम 6 महीने चाहिए मुझे केमिस्ट्री खत्म करने के, 6 नहीं तो 3 साढ़े 3 महीने चाहिए ही चाहिए, और उतना समय ना आपके पास है ना मेरे पास है, क्योंकि आप प्री एग्जाम अभी देकर आए हैं। तो एक चीज समझ लीजिए, आपने पूरी केमिस्ट्री पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, बड़े एकदम दिन रात पढ़ के तब आपने प्री का एग्जाम दिया है, तो चैप्टर्स आपको सारे तैयार हैं, आप इससे एकदम क्लियर हो। बस क्योंकि वो मोड आपका ऑब्जेक्टिव मोड था और ये मोड आपका सब्जेक्टिव मोड है, तो मोड आपको चेंज करना है। अब मोड में समस्या आती है, जैसे मैं इस समय जीडीसी का भी मेंस लिखवा रहा हूं, तो कॉपियां बच्चों की आ रही, मेरे पास 50 बच्चा जीडीसी में है, तो 40 बच्चा, 40 बच्चा है, तो कॉपियां आ रही हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, आपकी कॉपी भी आएंगी। तो अब उसमें क्या होता है कि अच्छे अच्छे बच्चे हैं, लेकिन उसमें समस्या क्या आ रही है कि वो खुद बताते हैं कि सर लिखने में बहुत समस्या हो रही है, क्योंकि लिखने का मोड खत्म हो चुका है। तो आपको यदि लिखने में समस्या आए तो बेटा बिल्कुल पैनिक मत होइए, लिखना स्टार्ट करिए, एक साइड से लिखना स्टार्ट करिए, और आप लिखने से बिल्कुल भी परहेज ना करिए। रोज आप नोट्स जो बना रहे हैं पॉइंट वाइज, पहले बात तो ये ध्यान रखिए, यदि आपको पढ़ने की इच्छा है, लिख के पढ़ रहे हैं, तो पॉइंट वाइज लिखिए, बड़े बड़े 4-4 लाइन के कोई भी पैराग्राफ मत लिखिए, एक पैराग्राफ 2 लाइन का हो, सिंपल सिंपल, ग्रामर ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल भाषा में लिखिए। आप हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंग्लिश में लिखता है तो थोड़ा इंप्रेशन ज्यादा अच्छा पड़ता है, ऐसा मेरा अपना ओपिनियन है। लेकिन हिंदी से बहुत फर्क मैं इसलिए नहीं कहता, कुछ बच्चे भाई जो हिंदी में ही लिखेंगे तो और थोड़ा डिमोरलाइज होंगे, तो ऐसा नहीं है। यदि आप हिंदी में आप कंफर्टेबल है तो लिखिए, क्योंकि आप मीडियम चूज करोगे, जब आप मेंस का फॉर्म फिल करोगे तो वहां आप मीडियम चूज करोगे, तो मीडियम जो आप चूज करोगे उसी में आपको वहां पर कॉपी लिखनी है, और आपकी कॉपी उसी टीचर के पास जाएगी जो उसके लिए स्पेशलाइज है। तो वो समस्या नहीं है कि किसके पास जाएगी, हिंदी वाला इंग्लिश की कॉपी नहीं चेक करे इंग्लिश मीडियम की, ना इंग्लिश मीडियम वाला हिंदी वाली चेक करे। ये बात तो एक हो गई। दूसरा आते हैं सिलेबस पर, जो सिलेबस को लेकर मेरी बात है। देखिए सिलेबस जो हमने क्वेश्चन देखा भी, मैंने इसमें 2 क्वेश्चन जो 21 पीजीटी मतलब जीआईसी में आया था, एग्जाम 2021 में हुआ था, फॉर्म 2020 में भरा हुआ था, तो यह मैंने 2 क्वेश्चन, जो एक 10 नंबर का ये क्वेश्चन, एक 10 नंबर का ये क्वेश्चन, ये दोनों स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। तो सिलेबस का सीधा सिस्टम है कि सिलेबस में जितने पॉइंट दिए हैं उतने पॉइंट आप पढ़िए, जितने पॉइंट दिए हैं। बोर्ड मॉडल इसमें नहीं दिया है, लेकिन फिर इसलिए पढ़िए बेटा कि बाई चांस किसी क्वेश्चन में छोटा टुकड़ा लगा दे कि आप इसकी एनर्जी निकालिए, बाई चांस की बात है, तो आप वहां पर इतना क्लेम नहीं करोगे कि भाई आपने क्यों लगा दिया, लेकिन उसमें पूरा लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4-5 उसके मेन पोस्टुलेट है, वो आपको ध्यान हो, और रेडियस का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, वेलोसिटी फॉर्मूला, ये 3 चीजें और मेन पोस्टुलेट, इतना ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मोड का तरीका अलग है और इसका तरीका अलग है डिस्क्रिप्टिव का। उसके अलावा बाकी जो आपके सिलेबस में उसको डिस्कस स्टार्ट करते हैं, बात बहुत हो गई। तो अब हम पहली बात करते हैं, देखिए मैं पहले सिलेबस डिस्कस कर दूं फिर उसके बाद स्टार्ट करता हूं। तो देखिए बेटा पहला आपका जो इसमें टॉपिक है, सिलेबस में पूरा कंप्लीट है, आपके पास सिलेबस है, ये तो देखो, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, यानी यह बात कर रहा है डी ब्रॉगली इक्वेशन की। बात किससे कर रहा है बेटा? डी ब्रॉगली इक्वेशन की। तो इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, एच की वैल्यू एकदम क्लियर होनी चाहिए विथ कांस्टेंट,
उसका रीजन क्या है कि जब आप डी ब्रॉगली से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है भी जो पिछली बार आया है, इसकी बात हम करेंगे। तो जब आप इक्वेशन लिखोगे तो प्रेजेंटेशन आपको देना है, तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी इक्वल टू एच बाई एम बी करोगे आप, तो लैम्डा क्या है, एच क्या है, वैल्यू उसकी लिखोगे, विथ यूनिट लिखोगे, कोई उसमें हेरा फेरी नहीं। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो एच की यूनिट लिखेंगे, मतलब वैल्यू विथ यूनिट। फिर पी क्या है, एम क्या है, वी क्या है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैल्यू आपको लिखनी है विथ यूनिट। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका तो आपको वैल्यू पता, लेकिन वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इक्वेशन जो भी आपको लिखना है उसका रिप्रेजेंटेशन की आदत प्रॉपर डालनी है विथ वैल्यू एंड यूनिट, क्योंकि लिखते समय बेटा क्वेश्चन सारा बच्चा लिखेगा। पिछली बार की जीआईसी के ने पेपर दे रखा, उसे अच्छे से याद है कि जीआईसी में जो पेपर आया था लगभग 80% के ऊपर सभी को आ रहा था। जितना बच्चा मेंस देने गया था सभी की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं 80% कहा, 20% भाई ठीक हो जाता है, मान लो रीजन नहीं है, वरना लगभग क्वेश्चन जितने आए थे 20 क्वेश्चन में 17-18 क्वेश्चन सभी को आ रहे थे। और बहुत से ऐसे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जिन्होंने 20 में 20 नहीं किया है, 17-18 ही किया है, लेकिन वो सिलेक्ट है क्योंकि उन्होंने जो आंसर लिखा उसमें प्रेजेंटेशन उनका अच्छा था। कंटेंट केमिस्ट्री में कोई बदलता नहीं है, बस ये होता है कि जो मेन कंटेंट है वो आपने दिया है कि आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन शीट आंसर शीट मिलेगी उसमें आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, साथ ही जो आंसर शीट मिलेगी उसमें क्वेश्चन लिखा होगा, प्रिंटेड होगा, उसके नीचे स्पेस होगा। तो आपको ये चीज मालूम है कि 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 25 नंबर के। 25 नंबर का एक क्वेश्चन भी हो सकता है, 5 गुणे 5 भी हो सकता है, 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 भी हो सकता है। तो यानी जो भी आपको स्पेस मिलेगा वो आपको दिया जाएगा, उतने में आपको लिखना है। तो पहले से आपको ध्यान लिखने की प्रैक्टिस ये सिखाएगी कि मुझे कौन कौन से पॉइंट लिखने जरूरी है, ताकि ऐसा ना हो कि आप लिखते जाओ और स्पेस खत्म हो जाए, पॉइंट रह जाए। अब हम लोग सिलेबस पे आते हैं। तो हाइजेनबर्ग आपका जो है ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल, फिर आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के जितने फॉर्मेट हैं सारे आपको ध्यान रखने हैं। सारे फॉर्मेट आपको क्या करने हैं, रटे होने चाहिए, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब भी आपसे पूछा जाएगा आप चारों फॉर्मेट लिखोगे, वो भी मैं उससे बात करूंगा उस पर। फिर आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये आपको याद होनी चाहिए प्रॉपर वे में। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, इसे याद कर लीजिएगा। हाँ बेटा, जो भी क्लास होगी सारी क्लासेस 12 घंटे के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी, उसकी रिकॉर्डिंग चिंता बिल्कुल मत करें, वो रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, पहली क्लास इसलिए बहुत कूल पढ़ रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आज हम स्टिल, क्योंकि इंट्रो देना है, बहुत से बच्चे जुड़ नहीं पाए हैं तो आज हम उसकी बात करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स आपको पूरा डिस्कस करना है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको पूरा प्रॉपर क्लियर रखना है। श्रोडिंगर इक्वेशन, वेव इक्वेशन के 4 फॉर्मूले हैं, चारों आपके टिप पर होने चाहिए। तो जो कई बच्चे बोल सकते नोट्स बनानी है क्या, ये करना है क्या, अब वही मैं काम बता रहा हूं आपको कि आपको क्या क्या काम करना है। प्रॉपर वे में क्लास कल से स्टार्ट होगी, आज तो आपको सिर्फ रूटीन बता रहा है कि किस वे में आपको स्टार्ट करना है। देखिए डेरिवेशन नहीं आएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, वो जीडीसी में आ सकता है। यहां आपको चारों फॉर्मेट याद रखने हैं, वो मैं बताऊंगा, वो सब बताऊंगा। ये पहली इज अ इंट्रो क्लास, लेक्चर 1 स्टार्ट हुआ है, लेक्चर 1 कल फिर स्टार्ट होगा, कल से प्रॉपर चलेगा। आज तो हम आपको सारा मोड बताएंगे, कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे आपको पढ़ना है, किस रूट पर चलना है कि सिलेक्शन हमारा सिक्योर हो सके। ये सारी आज बात हो रही है। प्रॉपर वे में क्लास जो होगी वो कल से होगी, लेकिन आप कल से पूरी क्लास लेनी है और अच्छी समझनी, क्योंकि रोज मैं बात नहीं कर पाऊंगा। आज पहला दिन है इसलिए आपकी सारी बातें आपकी मैं लूंगा, अपनी पूरी बात रखूंगा। ठीक, ओके। ये हर चैप्टर के साथ होगा, मैं हर चैप्टर में आपको मेन मैं तो बताऊंगा ही बेटा, जो मेन पॉइंट मेरी तरफ से। बाकी जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको उन पॉइंट्स को पढ़ते समय ध्यान रखना है। बुक पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है, एक आपको अपनी कॉपी बना लेना है, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम लिखा, सिलेबस आपके पास है, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, मैं है आपके पास, उसको रखकर जो जो चीजें मेन पॉइंट्स आपके पास होना चाहिए, ताकि जब भी आप आंसर राइटिंग करें, रिवीजन करें, तो मेन पॉइंट्स जो आपके उस कॉन्सेप्ट के हैं वो आपके पास एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा उसका आप पॉइंट वाइज लिखोगे, और जो भी आप उसमें थोड़ा बहुत कमियां रहेंगी वो हम आपको बताते रहेंगे, मेरी टीम है वो आपको गाइड करती रहेगी। आपका जब आंसर शीट आएगी वो प्रॉपर जो है चेक होगी, उस पर पेन से मार्क होगा, आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, ग्रुप में क्वेश्चन पेपर गिरेगा, मतलब शेयर होगा, और उसके बाद आप उसका आंसर राइटिंग करोगे। नियम मैं बता चुका हूं, फिर बताऊंगा। 3 घंटे से आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं लेना है। ईमानदारी आपको आंसर राइटिंग में पूरी बरतनी है। 3 आवर मतलब 3 आवर टाइमर लगाकर आपको लिखना है। भाई जैसे बहुत से हमारे ग्रुप में यहाँ पर
फीमेल भी हैं भाई, जिनके पास घर में भी काम है, बच्चे होते हैं, सबका टाइमिंग अलग अलग है भाई। हम लोग मान लीजिए ठीक है, वाइफ मेरी खाना बना रही है, बच्चे संभाल रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यदि उन्हें क्लास में हो तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता। तो आपके लिए इतना हो सकता है कि यदि आपके पास 3 घंटे एक साथ नहीं मिल पा रहे हैं तो 1.5 घंटे आप लिखो, फिर पॉज कर दो, जहां लिखो वहां नीचे टाइम लगा दो कि हाँ भाई इतने टाइम हो गए, दूसरा 1.5 घंटे टाइम निकाल के। लेकिन ये है कि 3 आवर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए, भले आपको 2 स्लॉट में लिखना पड़े, क्योंकि हो सकता है बेटा कभी कदार ऐसा आता है कि आप पढ़ने बैठे, 100 घंटा पढ़ा, मतलब लिखा आपने, तब तो कोई ऐसा चीज आ गया कि आपकी मजबूरी है, वो काम पे जाना है, तो आप वहां नीचे टाइम स्लॉट डाल दो कि मैंने जो है स्टार्ट जब किया, साइड में अपना लिखा, और नीचे पेंसिल लिख दो हाँ भैया मैं 1 घंटे 15 मिनट पे उठ रहा हूँ। फिर जब बैठो तो ध्यान रखो कि 3 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो हमने बहुत चीजें जो बच्चों से कमियां रही, उसका जो प्लस माइनस होता है, उससे आदमी सबक लेता है। तो पिछली बार ऐसा कई बच्चों ने किया कि वो जो है 4-4 घंटे में लिख के दे रहे हैं। टीचर जब आंसर देखता है और राइटिंग देखता है तो समझ जाता है कि आपने कितनी देर में आंसर लिखा है, इसमें कोई समस्या नहीं, वो दिख जाता है बेटा। क्योंकि पेपर जो मैं डिजाइन करूंगा, जो मैंने पिछली बार भी किया था, वो पेपर आपको लगेगा लेंदी, लेकिन आपको लिखने की आदत डालनी है। ठीक, प्रैक्टिस करेंगे, पहला पेपर, दूसरा पेपर, 2-3 यूनिट, इसीलिए यूनिट टेस्ट रखा है, 2-3 यूनिट टेस्ट में आपका धीरे धीरे करके फ्लो बन जाएगा। अब थोड़ा इस पर बात कर लें। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, तो आपको उसमें क्लियर एटॉमिक ऑर्बिटल की डिफिनीशन क्या है, कौन कौन ऑर्बिटल हैं, उनका शेप क्या है, यह आपको एकदम पता हो। ठीक, क्वांटम नंबर की बात की जाए, क्वांटम नंबर की डिफिनीशन क्या है, कितने तरह के होते हैं, स्पेसिफिक सबके बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, बहुत लंबा नहीं, 2 लाइन में 2 स्टेटमेंट लिखना है। क्वांटम नंबर की एक डिफिनीशन आपने लिखी जो एकदम क्लियर कट हो, समझा दे, मैं बताऊंगा, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। जो मेन पॉइंट है वो आपको बताए जाएंगे, आप अपना एड ऑन करोगे, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से बेसिक चीजें आपको दूंगा। क्वांटम नंबर की डिफिनीशन क्या है, कितने तरह का होता है, किसका क्या सिंबल है, और किससे क्या पता चलता है, यह आपको बताया जाएगा प्रॉपर वे में, और आपको वो चीजें ध्यान रखनी है। मैंने बता दिया, आपने उसे नोट डाउन कर लिया। बुक आप पढ़ रहे हो, कोई चीज आपको उसमें एक्स्ट्रा मिल रही है जो आपको लगती है, उसे भी अपने नोट्स में एड ऑन करिए। ठीक, लिखिए, और किताब कॉपी दोनों साथ में रह के आपको लगभग कोशिश करनी है कि 7 से 8 घंटा आप टाइम निकालें। टाइम निकालना पड़ेगा, देखिए समय की व्यवस्था सभी के पास है, समय आप निकालना चाहते हो बेटा तो समय निकलता है, और यदि समय नहीं निकालोगे तो एक एक दिन निकलता जाएगा। आप यदि अभी से लगे हैं, इसमें आप सीरियस हैं, तो आप थोड़ा समय निकालें। अब आते हैं, आगे आता है हमारा शेप। देखिए मैंने आपसे बताया शेप के बारे में है सिलेबस में, यानी शेप आपको सभी का पता होना चाहिए कि px कौन है, py कौन है, pz कौन है, dxy कैसे बनाएंगे, dyz कैसे बनाएंगे, dxz कैसे बनाएंगे, ये सब। क्योंकि ये जो शेप आपका डी वाला, ये आपको कंडीशन में भी काम आएगा, स्प्लिटिंग में समझ में आएगा। तो जब आप समझ जाओगे तो स्प्लिटिंग की बात हम जो करेंगे तो वहां उससे रिलेट कर। अगला आपका है अबाव प्रिंसिपल। इसमें बेटा बोरबरी प्रिंसिपल नहीं दिया है, लेकिन उसको भी आपको ध्यान रखना है। अबाव प्रिंसिपल क्या है, उसका ऑर्डर जो है वो आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि वहां पर कटिंग वगैरह अलाउड नहीं है, तो ये आपको प्रिंसिपल एकदम क्लियर होना चाहिए। डिफिनीशन का मतलब ये होता है कि आपकी डिफिनीशन ऐसी हो कि पढ़ने के बाद उन्हें कोई इफर्ट ना रह जाए। हम पूरा प्रयास करेंगे देने का डिफिनीशन जो है, आपको यदि उससे अच्छी समझ में आती है तो आप वो भी लिख सकते हो, कोई कॉपीराइट किसी डिफिनीशन का नहीं है। लेकिन जैसे आयनर्शिया एनर्जी की डिफिनीशन फिक्स है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की डिफिनीशन फिक्स है, तो उसमें वैरी नहीं कर सकते आप। ठीक, ओके। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये आपको एकदम एग्जैक्ट याद रखना है, लिखना है। फिर आपका हुन्स लॉ, हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल अच्छे से समझना है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो एक्सचेंज एनर्जी का टर्म भी ध्यान रखना है, क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी की उसमें जरूरत पड़ेगी। तो ये सिर्फ हुन्स लॉ हम लोग कहते हैं, एक्चुअली ये है हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल। यह लॉ मतलब कैसे कंफर्म होगा, वह एक्सचेंज एनर्जी से कंफर्म होता है। इनकी बात कंफर्म है कि पहले सिंगली भरेगा फिर पेयरिंग होगी, क्योंकि सिंगली भरने में क्या होता है बेटा, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है, जितना एक्सचेंज पॉसिबिलिटी होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। इसकी बात हम लोग करेंगे, उस पर आपको फोकस रखना है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे रिलेट होगा कि आपको किसी से पूछ लेगा कौन वाला सही है कौन वाला गलत है, क्यों सही है क्यों गलत है। मुझे लगता है यह सिलेबस पूरा आपके माइंडसेट में क्लियर हो गया कि डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, इसके मतलब हम बात कर रहे हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन की, या डी ब्रॉगली लेंथ की, वेवलेंथ की, सॉरी वेवलेंथ की। तो उसमें लैम्डा एच की वैल्यू कांस्टेंट, पी क्या है, एम क्या है, वी क्या है, क्लियर। उसका जो
पूरा फॉर्म है एनर्जी वाला, वो भी फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। फिर आपका ये मैंने पूरा, तो ये आपका सिलेबस एक बार आपके निगाहों से गुजर जाएगा, आप सिलेबस पूरा समझ गए तो जब भी आप पढ़ोगे रिवीजन करोगे तो आप उसके दायरे में करोगे। हमने पहले कहा कि आपको सिलेबस के कंप्रेस में रहना है, क्योंकि बोर्ड की मैंने इसलिए बात कर दी बेटा बहुत यूनिवर्सल मॉडल है, तो आप थोड़ा साइड में एक पेज में उसका रख सकते हो कि आ गया तो उसे स्किप भी कर दो तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सिलेबस चीजें पूछी नहीं जाती है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहला ही चैप्टर है तो थोड़ा उसे ठीक। अब आते हैं ये दो क्वेश्चन आपके पास है, ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दे रहा हूं, ये दो क्वेश्चन आपके पास है, डिस्कस तो मैं कल करूंगा, लेकिन आप लोग के पास ये है कि इन दोनों का आंसर आप अपने शब्दों में, मैं फिर आपसे कहा कि जब आप बेटा तैयारी करें तो दो चीजों का डालने हैं, ईमानदारी बरतें। ईमानदारी का मतलब ये होता है आंसर आप खुद लिखे, थ्योरी भले पढ़िए लेकिन इंटरनेट का सहारा मत लीजिए। थ्योरी आप पढ़िए, इसमें कोई मनाही नहीं, क्वेश्चन आपके सामने है। हम जो टेस्ट पेपर भी देंगे तो कोई नहीं कि आप टेस्ट पेपर देखते ही आंसर लिखने लगो, आप पेपर एक बार देख लो, कोई समस्या नहीं है। थ्योरी पढ़ो फिर लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि ओवरऑल आपको सीखना ही है। लेकिन अब ये नहीं कि आप बगल में किताब खोले और आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है, कोई गेन नहीं होगा, जीरो गेन। आप क्वेश्चन पेपर देखिए पूरा, उसको पढ़िए पूरे दिन, 2 दिन पढ़िए, तीसरे दिन लिखिए, कोई समस्या नहीं। आप क्वेश्चन आज पेपर मैंने आज अपलोड किया, आप 4 दिन बाद भी दोगे लिख के तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी लो बिना देखे लिखो और 3 घंटे। यहाँ ये दो क्वेश्चन आपको अभी मैं, ये क्वेश्चन आपका GIC 21 का पेपर का 2 क्वेश्चन में रखा है। ये क्वेश्चन क्या है, हाउ डज डी ब्रॉगली इक्वेशन mv इक्वल टू h बाई लैम्डा। देखिए एक्चुअली आपने जो सीखा है वो आपने हमेशा कहा लैम्डा इक्वल टू h बाई p या लैम्डा इक्वल टू h बाई mv। ठीक, इन्होंने सिर्फ उसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया भाई, कोई समस्या नहीं इसमें ट्विस्ट करने की, ये यहां से यहां उठाया और लैम्डा नीचे कर, क्वेश्चन वही है। तो वही देखिए, हाउ डज डी ब्रॉगली इक्वेशन mv इक्वल टू h बाई लैम्डा एक्सप्लेन बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह 10 नंबर का क्वेश्चन आया। कितने नंबर क्वेश्चन आया? 10 नंबर का। तो 10 नंबर क्वेश्चन मतलब 50 वर्ड लिमिट है। उसकी लिमिट क्यों लगाई गई है? ताकि आप मेन पॉइंट लिखें, और क्वेश्चन लिख का आंसर लिखते समय आपको वर्ड नहीं गिनना है। वो बेटा एक्चुअली इसलिए कहते हैं, 2 उसकी वजह होती है। पहली बात कि आप ज्यादा ना लिखें, हमेशा प्रिसाइज लिखें और क्वालिटी कंटेंट लिखें। तो यदि आपने सही कंटेंट लिखा है और वो सिर्फ 45 या 40 वर्ड ही है जो उस आंसर को पूरी तरह से समझा देता है, तो आप 60 वर्ड लिखते हो और वो समझ में नहीं आ रहा है मेरे, तो वैल्यू उसकी 0 है। तो 40 वर्ड 45 वर्ड इज सफिशिएंट, मेन पॉइंट और सारी बातें उसमें इंपॉर्टेंट बातें हो जाए, इंपॉर्टेंट बातें हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है आपका विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड 3D5 4S1। बेटा राइटिंग स्किल की चिंता ना कर, मैं आपको अभी ग्रुप में, क्योंकि मेरा स्टूडेंट पिछली बार जिसने टॉप किया था सस्मित त्रिपाठी, सस्मित द्विवेदी, उसकी मैं कॉपी अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हो। फिर आप राइटिंग स्किल लिखते लिखते सही होती है, तो आप लिखना स्टार्ट करो, उसकी कॉपी शेयर कर दूंगा, आपको अंदाज लग जाएगा कि मुझे कैसे लिखना है, वो मैं शेयर कर दूंगा कॉपी अभी ग्रुप में। ठीक, क्लास के बाद मैं सब चीजें शेयर कर दूंगा, और आप जब आंसर लिखोगे हम बताएंगे तो धीरे धीरे होगा। किसी को कॉपी नहीं करना है, उससे सीख के अपना लिखना है। हर बच्चे का आंसर स्किल अलग अलग होता है, ऐसा हो कि नंबर अच्छा मिल जाए और कोई मेन पॉइंट छूटे ना, इस पर हमें प्रयास करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D5 4S1 और 3D4 4S2 हैज लोअर पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हाई। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। देखिए इसने कॉन्सेप्ट को रिलेट किया है, उसने ये नहीं कहा कि स्टेबल कौन है, उसने कहा है विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा 3D5 4S1, ये बड़े यहां तक एक बात है, या 3D4 4S2 हैज लोअर पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हाई। लोअर पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि स्टेबल ज्यादा है और क्यों। तो यहां पर कौन से प्रिंसिपल की बात होगी, हुन्स मैक्सिमम प्रिंसिपल की बात होगी, क्योंकि वहां पर बताया गया कि सिंगली इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। उसका रीजन क्या है, 2 यहां पर टर्म है, एक तो सिमेट्री में, दूसरा मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी। ये 2 मैंने आपको हिंट दे दी है, ये दोनों आंसर आप लिखेंगे आज अपने से, क्योंकि जब आप खुद आंसर लिखोगे
और लिखकर हमें भेजोगे। मैंने बता दिया भेजने का तरीका कि आपको कॉपी आपके पास नहीं है तो व्हाइट कॉपी में लिखिए, व्हाइट पेज में रात में लिखिए और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। भेजने का सबसे साफ तरीका बता दूं आपको मैं, रैंडमली प्लीज तरह मत भेजिएगा, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करिएगा। पीडीएफ कन्वर्ट करना नहीं आता, यूट्यूब जिंदाबाद, यूट्यूब में सीखिए। एडोबे का पीडीएफ कन्वर्टर आता है, फ्री डाउनलोड होता है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और पीडीएफ में कन्वर्ट करके साथ ही ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर अपना नाम लिखेंगे, ऊपर क्या अपना नाम लिखेंगे। दोनों क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसके नीचे क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे। आपको इस आंसर के लिए जहां बुक पढ़नी हो, मैंने आपसे कह दिया एनसीईआरटी पढ़ो, कोई किताब पढ़ो, इंटरनेट का सारा नहीं लेना है, ये मेरी तरफ से कहना है। आप ले लोगे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन आप यदि बुक से लिखोगे बेटा तो वो चीज आपको याद रहेगी। और यदि आप इंटरनेट से लिखोगे तो आपने टाइप करके दिया गूगल को, गूगल ने आंसर बता दिया, तो वही आंसर आपके पास आएगा, आपको उससे समझ में कुछ नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, एग्जाम देना है तो मेहनत करने की आदत डालें। राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो होता जाएगा। तो मैंने आज पहले इसकी बात की, कल ये डिस्कस होगा क्योंकि आज पहला इंट्रो लेक्चर है, इसलिए मैंने इसमें ये माना कि हम आपको पूरी बात यहाँ कर दें। मैं अपनी पूरी बात फिर से ब्रीफ कर रहा हूँ और आपको कोई भी डाउट है तो आज आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू सारे डाउट्स अपने पूछ सकते हैं क्लास रिलेटेड। मैंने ये भी बता दिया क्लास कब चलेगी, व्हाट्सएप पर मैसेज मिलेगा, टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होगी, टेस्ट कैसे लिखना है उसी कॉपी में लिखना है जो वहां मिलेगी उसी टाइप की, ताकि आपका प्लेन कॉपी में लिखने की आदत बनी रहे। बहुत से बच्चे हैं प्लेन कॉपी लिखते हैं, लिखते इधर है पहुंचता उधर है। दूसरा चीज क्या, लिखने प्रैक्टिस करनी बेटा। राइटिंग का कहने को कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हम लोग कह देते हैं, लेकिन राइटिंग का फर्क पड़ता है क्योंकि कई कॉपियां ऐसी मेरे पास तब भी आती थी, अभी भी आ रही हैं, जीडीसी में मैं देख रहा हूँ, जिनमें मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा है। जब मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा तो नंबर कैसे दूं? उसका रीजन क्या है कि प्रैक्टिस, भाई उनका भी पहला दूसरा टेस्ट है, धीरे धीरे करके फ्लो में आ जाए, क्योंकि वो लिखना स्टार्ट कर दिए। तो लिखने से आपको नहीं भागना है। आपकी राइटिंग आपको लगता है खराब है, कोई बात नहीं, आप लिखिए भाई, ज्यादा क्या होगा, मैं तो लिखूंगा ना बेटा, थोड़ा राइटिंग अच्छी लिखो। तो मेरे किसी बात के कहने का आप कतई बुरा ना माने, क्योंकि बेटा मैं यदि कुछ कह रहा हूं तो आपके सही होने के लिए कह रहा हूं, तो इसलिए आप कतई बुरा ना माने, उसको चलने दे, बस उसमें सुधार करें। कंटेंट की बात मैं आपको फिर बता दूं, कंटेंट आपको जितने टॉपिक लिखे उसका मेन पॉइंट बताया जाएगा क्लास में। पूरे कंटेंट की आपको है तो जिसका मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा ग्रुप में मैं नोट्स शेयर कर दूंगा। उस नोट्स के अलावा मैं फिर बार बार कह रहा हूं आपको बुक टच करनी है। बिना कोमी जी आप बार बार एक ही चीज को टेक्स्ट कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, मैं आपको निगलेक्ट कर रहा हूं, बेटा इतना टेक्स्ट मत करिए, कोई मतलब नहीं है। मैंने पहली बार अपना टेक्स्ट कहा तो मैंने देख लिया, उसको बार बार मत लिखिए। ग्रुप में मैसेज एक बार करने के बाद दोबारा आप मत करिए। यदि आप कुछ और रिलेटेड बातें हैं तो आप मुझे क्लास से बात कर लीजिएगा, ठीक? क्योंकि मैसेज आप करते हो तो अगला बच्चा भी डिस्टर्ब होता है, फिर क्लासेज में इधर चलता रहता है। तो आज इसीलिए मैं सब चीजें आपको बता दूं जो मैं क्लास में डिस्कस कर रहा हूं, एक बार आप बता दीजिए। यदि मैं निगाह से स्किप हो गया तो क्लास के बाद भी आप बात कर सकते हो बेटा, आफ्टर क्लास आप बात कर सकते हैं, ऐसा कोई मनाही नहीं है। तो क्लास से रिलेटेड जो चीज चल रही है उसे बताएं। थोड़ा आप एमएससी पास आउट है, सभी एमएससी कम से एमएससी बीएड से कम कोई है ही नहीं जीएचसी में, तो अपने जो मैच्योरिटी लेवल है उसका भी ध्यान रखें कि ऐसी क्लास चले कि हम लोग सीखें और सिलेक्शन लें। कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, एक बार आपने कहा मान लो मेरे निगाह से स्किप हो गया तो कोई बात नहीं, क्लास के बाद आप पूछ सकते हो। बट ऐसा कुछ नहीं है कि क्लास के बाद कुछ पूछा नहीं जाएगा। मैं बात करने के लिए ऐसा कुछ समस्या नहीं है। आप मुझे यदि कॉल करोगे या तो कॉल उड़ जाएगी, नहीं तो बाद में रिप्लाई आपको हो ही जाएगा, ठीक? अब आते हैं बुक्स आपके पास जो भी है, मैंने उस दिन भी कहा था जो आपके पास बुक है सारी बुक्स द गुड है जो आपके पास है। लेकिन एनसीईआरटी में इसलिए कहता हूं कि एनसीईआरटी में कुछ कॉन्सेप्ट जैसे एक्सचेंज एनर्जी वाला उसमें बकायदा फिगर बना के दिया है, तो आपको फिगर भी काम आ जाएगा। एनसीईआरटी एक मतलब एक अच्छा वो देती है, खुशी महसूस होती है, तो एनसीईआरटी अपने पास रखिए, नई मत लीजिए, पुरानी आपके पास है तो अच्छा है, नहीं तो आपके पास जो भी बुक मार्केट जहां भी होगा पुरानी एनसीईआरटी बहुत अवेलेबल है, क्योंकि उनके पास खूब रहती है। कानपुर में तो जो लोग कानपुर के रहने वाले हैं, जो इलाहाबाद के, जहां भी आपका है पुरानी किताबों में आपको एनसीईआरटी सबसे मिलना आसान है, क्योंकि जो पुरानी एनसीईआरटी है वो नए बच्चे यूज नहीं कर रहे हैं। नई एनसीईआरटी में चैप्टर्स कम कर दिए गए हैं, तो पुरानी एनसीईआरटी इजीली मिल जाती है। वो आपको यदि लगता है थोड़ा मतलब कवर वगैरह ठीक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंटेंट पढ़ना है उसको ले आइए और उसको रखिए अपने पास। तो आज की बात हो गई। अब आपको जो भी क्वेरी हो पूछिए, क्योंकि चैप्टर 1 कल से स्टार्ट होगा। ये आपका होमवर्क है जिसको आपको आज पढ़ना है, कल पढ़ना है। मैं फिर बता दूं आपको, इसका आंसर कल 12 बजे से पहले दे देना है, क्योंकि 12 बजे के बाद यदि आप भेजोगे तो भाई देखो समस्या क्या है, मेरे पास बाकी काम भी रहते हैं,
तो 12 के बाद ये चेक नहीं हो पाएगा। तो आप 12 के पहले और नहीं लिख पाते तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे फिर कहा अभी आपकी शुरुआत है, नहीं लिख पा रहे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जस्ट एक कनेक्ट होने के लिए मैंने आपको, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आया हुआ है, तो आपको इसको मैंने दिया है, अपने तरफ से इसका आंसर लिखिए, इसी बहाने देखिए भाई, देखिए ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर, ये क्वेश्चन 10 नंबर का, इसका मतलब 20 नंबर। ओवरऑल मैं बात करूं तो 300 मार्क्स का एग्जाम है, क्षेत्रिक 18 आपका सिस्टम है। पीडीएफ मिल जाएगा बेटा, मैं सब भेज दूंगा, बिल्कुल पैनिक ना हो, सारी चीज आपको मिल जाएगी, क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, ये जो स्लाइड है वो भी मिलेगी, आपको सब मिल जाएगा, उसके लिए पैनिक ना हो बिल्कुल, ठीक, वो सब मिल जाएगा। जो नहीं मिलेगा आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे, सब मिल जाता है, कोई समस्या नहीं, जो आपको पता रहेगा। तो अब ये बात हो गई है। अब बुक्स की बात मैंने बता दी आपको, एनसीईआरटी के अलावा जो बुक आपके पास है, तुली मदान है, मतलब कि जेडी ली है, शर्मा कालिया, आपको शर्मा पठानिया, जो भी किताब आपके पास है सब द गुड है, किताबें सब अच्छी हैं, कोई किताब खराब होती ही नहीं है। मेरा मानना है जो किताब आपके पास है सबसे अच्छी वही किताब है। एनसीईआरटी मैंने इसलिए सिर्फ कहा क्योंकि एनसीईआरटी एक रेफरेंस बुक है, 11th-12th की बुक है, कल को आप पढ़ाने भी जाओगे तो वो किताब आपके काम आएगी, तो वो किताब आपके पास होनी ही चाहिए। मतलब होता है कि वो, मतलब कहा जाए गीता है, यदि आप उसको, मैं गीता इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो आपकी बेसिक नीड है, वो आपके पास होनी ही चाहिए। और किताब नई पुरानी ऐसा कुछ नहीं, किताब किताब होती है, वो नई पुरानी नहीं होती है, किताब किताब होती है। आपके पास है तो द गुड है, मार्केट से आपको मिली, नहीं अच्छी मिल रही है, पुरानी मिल गई, उसको आप बैंडिंग करा लीजिए, रखिए, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं बेटा, तो एनसीईआरटी 11th-12th आपको पढ़ाना है जीआईसी होने के बाद, तो एनसीईआरटी आपके पास होनी ही चाहिए। ओके, हाँ, क्वेश्चन आंसर जो आपको भेजना है, मेरा नंबर आपको पता है 7905544237, उसको आपने सेव कर लिया होगा, उस पर आप भेजेंगे। जो पीडीएफ का नाम रखेंगे आप, पीडीएफ का नाम भी रखा जाता है, वो अपने नाम पर रखेंगे। जैसे आप हिमांशु हैं, हिमांशु जीआईसी इमेज लिख देंगे, तो मेरे पास आएगा, ताकि बहुत बच्चों की आएगी तो हौच पौच नहीं होगी, ठीक, तो उसको मैं देख के आपको फिर रिवर्ट कर दूंगा, ठीक। ये दो मैंने इसलिए काम दिया कि एटलीस्ट आपके पास आज का एक होमवर्क रहे, ठीक, बाकी 1 जुलाई से तो आपके पास होमवर्क ही होमवर्क है, लेकिन आज का रहे। तो ये मैंने अपनी पूरी बात कर दी, इस पर जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कशन कल से शुरू होगा, सारे मेन पॉइंट्स आपको मैं बता दूंगा। ओके, हाँ, किसी कुछ पूछना, आज फ्री हैं आप, आज मैसेज करने के लिए आप टोटली फ्री हैं। आज के बाद कल से क्लास में आप मैसेज करेंगे तो मैं गुस्साऊंगा नहीं, मैं उसे देख के देखा कर दूंगा, जो काम का मैसेज नहीं होगा वो इग्नोर हो जाएगा। किसी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी नहीं तो आप, यदि यहां नहीं पूछना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे क्लास के बाद व्हाट्सएप, फोन कैसे पूछ सकते हैं, लेकिन जेन्युइन चीजें ही पूछिए। मैंने लगभग सारी बातें बता दी है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, यदि आपके पास आंसर शीट वाली जो मैंने बताई आपको, वो परचेस कर लें, ऑनलाइन मंगा लें, लिंक अवेलेबल है, नहीं तो आपके पास मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप प्रिंट आउट निकाल लो, कैसे भी कर दो। आप पहले एक बार लिखो, मैंने आपसे क्या कहा, पहले आप लिखो, बाकी तो मैं बताऊंगा इसका आंसर, कल तो इसको मैं अपना आंसर दूंगा ही दूंगा, आप उसकी चिंता न करें, कल आंसर मिलेगा। आप पहले खुद तो खोपड़ी अपनी लगाइए। देखिए, सिलेक्शन में जो पहला कॉन्सेप्ट है बेटा, वो है जूझना। आप पहले जूझो, हम आंसर सबका दे देंगे, उसमें समस्या नहीं है, लेकिन हमारे आंसर से होगा क्या, सिलेक्शन आपको लेना है, तो मैं इसका आंसर कल दूंगा, इसीलिए मैंने कहा कि एक बार आप अपना प्रयास करो, आंसर दो, बाकी कल मैं इसमें अपने मिनट्स लगा के आंसर दे दूंगा। और ये सारे इसमें मेन पॉइंट्स, इसमें मेन पॉइंट्स, सभी के जो पॉइंट्स हैं, जो मेन वो मैं आपको यहाँ राइटअप करूंगा, क्लास में राइटअप होगा, तो 2.5 घंटे क्लास होगी तो राइटअप होगा। नहीं बेटा, देखिए एक्चुअली आप इतना पैनिक ना होइए, सिंपल तरीका समझिए। जब आपके पास, मैंने ये नहीं कहा कि आप मेरा नोट्स पढ़िए, मेरा नोट्स पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। नोट्स तो आदमी इसलिए देता है कि यदि आपको देखना हो, जो आपके पास नोट्स बना है सबसे बेस्ट वो नोट्स है, मेरा नोट्स बेस्ट नहीं है, जो आपके पास नोट्स बना है सबसे बेस्ट वो नोट है। एनसीईआरटी क्यों रखनी है, क्योंकि आप जब जो टॉपिक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी यदि एक बार पढ़ोगे, बट आप 11th-12th का कोर्स पिछले लगभग देखा जाए तो आप 50 बार पढ़ चुके हो। 11th-12th में आपने पढ़ा, बीएससी में उसी का एलिबरेट फॉर्म पढ़ा, एमएससी में और एलिबरेट फॉर्म पढ़ा, फिर आपने यदि अभी एमएससी किया है तो अलग बात है, वरना पीछे से एमएससी है तो आपने पीजीटी का एग्जाम 4 साल में हुआ तो आपने 3-4 बार पढ़ा, जीआईसी प्री का एग्जाम हो पढ़ा, तो 20 बार आप वो चीज पढ़ चुके हो। तो अब आपको उसको सिर्फ स्क्रॉल करना है, मतलब उसको सिर्फ देखना है, तो उसमें से पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे।
यहाँ मेन पॉइंट में डिस्कस करूंगा, उसे आप नोट डाउन करिए और लिखने की आदत डालिए। समय बहुत है आपके पास, इतनी चिंता मत करें, हर व्यक्ति के पास बहुत समय है। मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल मत सोचें कि बड़ा, देखिए हाई लेवल बुक पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने आपसे कहा कि आप जेरी मार्च पढ़िए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, या फिर आप एटकिंस पढ़िए, मैंने बात ही नहीं की। हमने सिंपल बुक्स की बात की। आपके पास जो सिंपल बुक है द बेस्ट है, जो आपके पास सिंपल बुक है द बेस्ट है। नोट्स तो मैंने इसलिए कहा बेटा क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है, आपके काम आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास उससे अच्छा नोट्स है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो बस मैं एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी कहा जाए, या फिर कह लिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दे दूंगा। बाकी आपके पास अपना नोट्स बना है, मैंने पहले भी कहा ये चीज, कुछ चीजों को बेटा देखिए, अब आप, मैंने आपसे कहा कि आप एमएससी पास आउट है, एटलीस्ट कम से कम गिरिहात में 2025 में फॉर्म आया है तो 24 से पहले के पास आउट होंगे। भाई बीएड किया होगा आपने 2 साल, तो या तो 22 में होंगे, या बीएड पहले किया होगा तो मान लीजिए 24 के होंगे। तो आप एक स्टैंडर्ड एज में है, मैच्योरिटी चकाचक है, समझदारी आपके पास पूरी है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपने खुद की समझदारी से काम ले। आपको ओवरऑल कंटेंट पढ़ना है, हर बुक्स में वही कंटेंट है, हर बुक्स में वही कंटेंट है। लिखने का तरीका बदल जाता है, कोई केमिस्ट्री चेंज नहीं कर देगा, केमिस्ट्री वही रहेगी, केमिस्ट्री कोई नहीं बदल सकता। जो आपको मेरे किसी, हम आपको बता दें, मैं अपनी बात बताता हूं, उससे आप रिलेट हो पाएंगे। भाई मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जगदम्बा सिंह, प्रोफेसर एलडीएस यादव, प्रोफेसर आयर सिद्दीकी, राना कृष्णपाल सर, इन सबसे मैं पढ़ा हूं, क्योंकि मेरी बीएससी 2004 में मैंने ज्वाइन की, 7 में कंप्लीट हुई, और 7 से 9 तक मेरी इलाहाबाद में एमएससी चली। फिर मैं डीयू गया, डीसी से मैंने एमटेक किया, फिर आईडीबीएचयू मैंने पीएचडी ज्वाइन की। फिर ज्वाइन करने के बाद मेरी जॉब लग गई, तो फिर मैंने इंटर कॉलेज ज्वाइन कर ली, पीएचडी ड्रॉप कर दी। तो क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा है, क्लास लिया है, तो एक मेरी उनकी ट्यूनिंग है, और उन्हीं किताब से पढ़ा है, क्योंकि किताबें मेरे पास सारी हैं, क्लैडन, जेरी मार्च, पाउला ब्रूस, सभी किताबें, पीटर साइकिल, सभी किताबें, लेकिन मैं ज्यादातर उनकी पढ़ता हूं, क्योंकि होता नहीं कि अपनापन सा फील होता है। तो ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। आपके पास जो बुक है वो दर्श एनसीईआरटी में मैं देखता हूँ, बाकी एबीसी की मेरे पास, तो किताबों का तो रखना ठीक है भाई, मैं क्योंकि कोचिंग फील्ड में भी हूँ तो अलग चीज है, लेकिन आपके पास जो बुक है वो द बेस्ट है, उससे पढ़े, क्योंकि आपने उससे कई बार पढ़ा है भाई, 10-20 बार आप पढ़ चुके हैं, बुक पूरी मार्क है, पूरा ये है। तो बुक्स की इसलिए कहा जाता है बेटा, क्योंकि देखिए जब तक आप बुक नहीं पढ़ते ना तब तक आपको फील नहीं आता है। मैं आपको एक बहुत क्लियर कट बात बता दूं, नोट्स किसी भी टीचर का आप ले लीजिए, वो नोट्स आपके तब काम आएगा जब आप उसे राइट अप करोगे, तब तक वो नोट्स टीचर का है जब तक वो प्रिंटेड फॉर्म में है। जैसे उसने आपने राइट अप कर दिया वो आपका नोट्स हो गया। क्यों? क्योंकि लिखते समय आपने उसे लिखा है, तो आपके दिमाग में उसको पढ़ा है। तो नोट्स का फोटो कॉपी कभी काम नहीं आता, काम आता है हमेशा लिखा हुआ। तो आप जो भी नोट्स आपके पास अपना लिखा हुआ है वो गुड है, उसमें कुछ एड ऑन करना हो करिए, मैं जो भेज दूंगा उससे कुल ले देगा। आपको ओवरऑल तैयार होना चाहिए, माध्यम कोई भी हो, मैं हूं, किताब हो, कुछ भी हो। एनसीईआरटी की वजह ये रही कि एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, इसलिए रखना है। ये तो मेरी बात हो गई। अब कॉपी का मैंने बता ही दिया कैसे लिखना है। अभी आपके पास कॉपी नहीं है तो आंसर अभी आप लिख सकते हैं प्लेन कॉपी, जिसमें कोई रूलिंग ना हो, उसमें लिखे, फिर उस कॉपी को मैनेज कर लें बेटा। आसपास के बुकलेट से, मतलब बुक स्टोर से मिल जाए, ले लीजिए, ऑनलाइन ले लीजिए, जैसा भी करना उसे मंगा लीजिए फुल लेंथ से पहले, मतलब वो एग्जाम जो हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो उससे पहले। और किसी को कुछ पूछना हो तो अपनी बात पूछ सकता है, वरना बड़ा कोई समस्या नहीं। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं वो आपकी अपनी इच्छा है। मार्किंग का देखिए मैं इसलिए नहीं कह सकता कि कम होती है, लेकिन थोड़ा फर्क पड़ता है। मैं आपको बता दूं हिडन रूप से भी, हिंदी और इंग्लिश लिखने में थोड़ा फर्क पड़ता है। उसका रीजन क्या होता है कि जो भी चेक करने आएगा वो मिनिमम प्रोफेसर होगा, इंटर कॉलेज टीचर से कराया नहीं जाएगा, मिनिमम प्रोफेसर होगा, तो थोड़ा उसको समस्या आती है। मतलब ये नहीं कि नंबर आपको बहुत कम देगा, लेकिन आपने कहा ना थोड़ा बाइलिंगुअल अलाउड नहीं है। कुछ चीजें समझ लीजिए, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, बाइलिंगुअल बहुत हल्कापन माना जाता है। भाई एमएससी जितने लोगों ने की है, एमएससी कहीं से भी मिलता है, हिंदी मीडियम से नहीं है, हर जगह इंग्लिश मीडियम से ही है। भाई मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, इलाहाबाद जीआईसी का प्रोडक्ट हूँ। तो अब यदि मुझे हिंदी में लिखने का है मैं नहीं लिख पाऊंगा। भाई कुछ ये नहीं कहता हिंदी वाले गलत हैं, लेकिन ये आप लिख सकते हो तो आप हिंदी में भी लिखो, कहीं कोई समस्या नहीं है, कंफर्टेबल होना चाहिए। लेकिन ये जो डुअल वाला सिस्टम है वो नुकसानदेह है, इंग्लिश में बिल्कुल नहीं। या तो हिंदी या तो टर्मिनोलॉजी में आप कर सकते हो। अब जैसे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखना है तो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख दी। अब इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा अंग्रेजी में, फिर व्हाट्सएप वाली भाषा, फिर हिंदी में, फिर अंग्रेजी में, फिर व्हाट्सएप वाली भाषा, ये सब नहीं चल पाएगा। फिर आपको मान लेंगे कि आप आंसर राइटिंग में सीरियस ही नहीं हो।
ये भाई एग्जाम जब आप देने गए हो बेटा तो उसकी महत्ता समझो, क्योंकि महत्ता ये है कि आप टीचर बनने के लिए एग्जाम दे रहे हो। अब हर चीज का बेटा वजह समझिए ना कि किसकी कॉपी किस तरह चेक होती है। तो टीचर बनने के लिए आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको कंटेंट के साथ साथ ये भी ध्यान देता है कि आप एग्जाम को कितना सीरियसली लेते हो। अब आप खुद टीचर बनने का एग्जाम दे रहे हो और आप कभी हिंदी लिख रहे हो, कभी इंग्लिश लिख रहे हो, कभी जो है व्हाट्सएप वाली भाषा लिख रहे हो, तो टीचर जो चेक कर रहा है उसे लगेगा कि आपको पता ही नहीं कि एग्जाम किसका है। आप बीएससी एमएससी का पेपर नहीं लिख रहे ना कि कैसे भी लिख दो। तो प्रेजेंटेशन आपका इफेक्टिव होना चाहिए। आप जुड़ रहे हो, लिखना स्टार्ट करोगे, हम आपको गाइड करेंगे, तो उस हिसाब से सुधार आता जाएगा। लेकिन सुधार तभी आएगा जब आप सुधार की इच्छा रखोगे। और दूसरी चीज क्या है कि आप मैदान छोड़ोगे नहीं, क्योंकि समस्या कहां आएगी मैं आपको बता रहा हूं। अभी आपका आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन होगा, 5-7 दिन बाद, ये नॉर्मली मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ कोचिंग, मैंने देखा है 5-7 दिन बाद क्लास की समस्या नहीं है, क्लास लेने का मुझे कोई तरफ से नहीं है। आप लाइव जुड़ सकते हो, द गुड है, नहीं जुड़ते हो तो आपको रिकॉर्डिंग, जितनी मेरी बात आपसे हो रही है, आपका मैसेज उसमें नहीं रिकॉर्ड होगा, लेकिन जो स्क्रीन पे आपके चल रहा है वह पूरा रिकॉर्ड होगा। 12 घंटे के अंदर आपके रिकॉर्डिंग सेक्शन में आ जाएगा विथ डेट विथ टाइम। ये पहला स्लाइड है, इसमें और कोई स्लाइड नहीं है, तो ये अकेला एक जो है वो मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि बाकी कुछ पढ़ाई नहीं होने आज। तो ये आपका मिल जाएगा आपको सिलेबस, तो की नीड ही नहीं है। क्वेश्चन ये जो आपका है ये मैं अभी ग्रुप में भेज दूंगा। तो मेन बात क्या आपकी है, मेन बात ये है कि आपको क्लास नहीं ले पाए लाइव, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करके आप क्लास को सुन लें, फटाफट पॉइंट नोट कर लें। लिखना आपको है, वो आपको खूब अच्छे से याद है वो कॉन्सेप्ट, तब भी लिखें, क्योंकि इम्तिहान लिखने का ही होने वाला है। जितनी बार लिखेंगे उतना ध्यान रहेगा। और बेटा देखिए 2-3 मेमोरी ह्यूमन बीइंग में होती है, एक आंखों से देखना, फिर लिखने की मेमोरी, फिर ब्रेन तो आपका दोनों से कनेक्ट होकर काम ही कर रहा है। इसको इस तरह समझिए कि जैसे आप कोई मूवी देखते हो तो मूवी के सीन्स थोड़ा ज्यादा दिन तक टिक जाते हैं, या कहीं सफर पे जा रहे हो तो कोई चीज टिक जाती है, पढ़ने वाली कम टिकती है। तो इसलिए विजुअल जो इफेक्ट होता है बातचीत का, तो थोड़ा आपको ध्यान रह जाएगा। क्लास में भी आप लाइव नहीं ले पा रहे हो तो रिकॉर्डिंग सुनिए और कनेक्ट होइए। आज हम लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, लेकिन कल से जब हमें अपनी क्लास होगी तो फिर मैं थोड़ा क्लास में बहुत इधर की बातें पसंद नहीं करता, मैं टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ और उसके बाद क्लास ओवर करके नमस्ते हो जाता हूँ। तो आगे ये सब बातें नहीं होंगी आज, क्योंकि हमारा का पहला इंटरेक्शन है, इसीलिए आपको मैं पूरी बातें बता रहा हूं। देखिए टाइम का बात बेटा आएगा जब आपका, तो जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, पेपर जब हम लोग कराना स्टार्ट करेंगे, पहला टेस्ट आपको मिलेगा, तो जब पहला टेस्ट आप लिखोगे तो फिर मैं ब्रीफ करूंगा उसमें क्या क्या आपको टाइम देना है। अभी ऐसे कहना कि 10 मिनट में कितना टाइम लगेगा, टाइम से कोई लेन देन नहीं है। पहले 25 नंबर क्वेश्चन आएगा, फिर 15 का, फिर 10 का। मेन पॉइंट लिखते जाओगे तो आपके पास 3 घंटे पूरे खर्च हो जाएंगे, काम भर के निकल जाएगा। ठीक, तो उस पर हम धीरे धीरे आएंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी बेटा सिलेबस में नहीं है जीआईसी के, तो मतलब आपको नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस जीआईसी में नहीं है वो मेंस में नहीं पढ़ना है। सिर्फ बोर्ड को मैंने इसलिए कहा कि थोड़ा उनको सम्मान दीजिए, बहुत बार पढ़ा है तो एक बार देख लीजिएगा बस, बाकी इसके बाद कोई जरूरत नहीं है। सिलेबस के इतर उतर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पेपर में भेज रहा हूं, पेपर आप देखें, अच्छे से समझें किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, वह क्वेश्चन के इफेक्ट पर। इफेक्टिव यदि आप लिख पाते हो, 3-4 लिख देते हो तब तो गुड है, क्योंकि मैं आपको बता दूं 10 में 10 मिलेगा नहीं, मैं दूंगा 10 में 10, लेकिन वहां नहीं मिलेगा। वहां आपको मिलेगा मैक्सिमम अच्छा कंटेंट लिखोगे आप तो 6-7 नंबर 8 नंबर, क्योंकि जो मेन आईएसपी से जो कॉपी चेक होती है उससे थोड़ा आपकी लाइट कॉपी चेक होगी, क्योंकि उनका चेक होने का तरीका अलग है, आपका थोड़ा उससे अलग है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट का है। तो केमिस्ट्री थोड़ा मैथमेटिकल टाइप का अप्रोच है, तो वेब की रिएक्शन आपको कंप्लीट करने के लिए है, आपने रिएक्शन लिखा, उसकी मैकेनिज्म सही से लिख दी, तो आपको लगभग 70-80-90% मार्क्स मिल जाएंगे। मेरिट की बात देखिए बेटा, मेरिट का एग्जैक्ट जिसने वो निकलाया होगा आरटीआई देके वही बता पाएगा। एग्जैक्ट समझ लीजिए, आप मैक्सिमम की तरफ अप्रोच करें, कितने पर सिलेक्शन होगा कितने पर नहीं होगा ये सब सभी बचे, क्योंकि हर बार वैरी करता है कितने पर सिलेक्शन होगा। भाई सीधी बात है, जो टॉप करेगा उसके बाद नंबर सबके मिलेंगे, कहां पर हो जाएगा वो एक अलग बात है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। तो इसमें इस तरह के आकलन उचित नहीं है। आप पूरा प्रयास करें कि पेपर जो आपका 300 मार्क्स का आएगा वो आपसे पूरा हो, अच्छे से हो। हिंदी में आप अच्छा स्कोर करने का प्रयास करें, क्योंकि दोनों अलग अलग पेपर हैं। तो हिंदी में ऐसा नहीं उसको लाइट लें, मैंने आपको बताया जनरल हिंदी की एक बुक बता रखी है, उसको आप पढ़ते रहें, शनिवार रविवार को सर बताएंगे ही। निबंध का आपको आइडिया दे दिया जाएगा, 6 टॉपिक दिए हुए हैं कि उसमें से किसी 2-3 टॉपिक पर आप निबंध तैयार कर लें,
धीरे धीरे, वो धीरे धीरे प्रोसेस है, लेकिन उसे करना है शुरू से। लास्ट बार का मैंने आपसे कहा ना कि किसी ने आरटीआई लगाया हो तो वो बता पाएगा, ऐसे मेरिट लिस्ट नहीं आती है कि किसको कितना मिला है। मेरिट लिस्ट जैसा कुछ नहीं आता है। किसी ने आरटीआई लगाई होगी तो उसके वो उस बच्चे को पता होगा, एग्जैक्टली नहीं पता है उसको आप स्किप करिए और आपने मेनली फोकस करिए। बाकी मैं पूछ रहा था किसी ने आरटीआई लगाया हुआ है, आरटीआई वही लगाता है इसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ऐसा कोई बच्चा यदि मिलता है तो मैं पूछ लूंगा, और उसको भी यही बताया था कि आप कितना पाए हो या और कितना लास्ट रह गया, तो वो उसका राइट है। जो आरटीआई लगाएगा उसे ही मार्क्स बताया जाएगा, वो जनरलाइज नहीं किया था। नहीं, 40% तो मिनिमम क्राइटेरिया है, 40% ऊपर तो आपको लाना ही लाना है। उसमें ये समस्या नहीं है कि उसमें ब्लैंक जाती है, उसमें सीट खाली नहीं जाती बेटा, उसमें सीट खाली नहीं जाती है। प्री वाले में हो, क्योंकि प्री वाले में 15 गुना बुलाया जाएगा, तो किसी कैटेगरी में हो सकता है, जैसे पिछली बार मैंने आपसे कहा कि 48 यूआर, 48 ओबीसी, ओबीसी में सिर्फ 13 गुना बच्चा क्वालिफाई कर पाया था, एससी कैटेगरी में 7 गुना, एसटी में भी 15 गुना नहीं हो पाया था, कम ही था। तो इसलिए वो एक अलग गेम है। यहां पर तो आपको पता है ना कि 40 क्रॉस भी करना है, नंबर लाना भी है, तो इस पर लगेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। उसको लेके बहुत ज्यादा मैंने आपसे कहा कि बहुत संभावनाओं में भी ना पड़े, कितने लाने पर मैं सेफ हूं, कितना आने पर, ये सब बात की बात है। अभी सिर्फ अपने तैयारी पर लगे। दोनों आपका अलग अलग होगा, क्योंकि 2 अलग पेपर हैं इस पे, इसलिए मत माने कि सर अलग से लिखा नहीं है। मैं आपको फिर जो मैंने एक वीडियो में बताया था बेटा, क्योंकि 2 अलग पेपर हैं, सुबह पेपर 1 है, शाम को पेपर 2 है। जो आपने प्री दिया है उसमें एक ही पेपर है, पार्ट ए पार्ट बी है, इसीलिए दोनों मिला के 40% मिनिमम स्टैंडर्ड कट ऑफ है। लेकिन जो आप मेंस लिखोगे उसमें पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है। जब 2 पेपर हो जाते हैं तो दोनों में 40% स्टैंडर्ड कट ऑफ है, मतलब इतना आपको लाना होगा। इसके ऊपर आप मेरिट में आओगे, जोड़कर 400 में जोड़ के मेरिट में आओगे, लेकिन दोनों में 40 क्रॉस आपका होना चाहिए। अदरवाइज यदि आपका हिंदी में 40 से कम हो गया तो आपकी कॉपी चेक इनडायरेक्टली नहीं होगी, ये समझ लीजिए। इसमें कोई लिखा नहीं है, सुना नहीं, सब भ्रम में मत रहिए, झेल जाएंगे आप। मैं बता दूं, पिछली बार कई बच्चा मेरा ऐसा था जो केमिस्ट्री में बहुत अच्छा था, उसको भी लगा क्योंकि केमिस्ट्री में उसने 30-35 नंबर का क्वेश्चन नहीं किया तो बाहर हो गया, निबंध उसको आता नहीं तो उसने काम चलाओ लिखा। तो ये एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताया जा रहा है। तो यदि आपको कुछ चीजें बताई जा रही है बेटा, तो मतलब उसको हमें उसमें लेना है। देखिए, ग्रामर वाला पोर्शन जो बेटा है उसका एक पैटर्न फिक्स है, सर आपको बता देंगे प्राइवेची भाई 1 घंटे आप हिंदी को देना स्टार्ट कर दीजिए। ग्रामर का बुक बताई दी गई है आपको, आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, यदि उसके अलावा आपके पास और बुक है तो द गुड है। तो जो आपके सिलेबस में है उसको आप सुबह उठे अपना, उसको भी लिख के प्रैक्टिस करना है। प्राइवेची पढ़ना नहीं है, आपने भाई 15 प्राइवेची अपने किताब उठाया, 15 प्राइवेची मतलब वो लिखा शब्द, उसके अर्थ लिखे। तो ये 1 घंटे की प्रैक्टिस आप हिंदी करते रहोगे तो आपके फ्लो में बना रहेगा। फ्लो बनाना है एक रूटीन के हिसाब से। ओके, और किसी कुछ क्वेरी करना हो तो बताइए, नहीं तो कल से हम लोग जो है ये क्वेश्चन जो आपका है वो भी ग्रुप में शेयर किया जाएगा, उसे आप करोगे। ये टॉपिक डिस्कस कल से स्टार्ट होगा। एनीवन यदि क्वेरी है तो आप अभी पूछ सकते हैं, और यदि क्वेरी नहीं है, आपको यदि बाद में लगता है तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। कल से क्लास 8 बजे चलेगी। पहला टॉपिक जो आपका है यह बताया जाएगा, नोट्स में चैप्टर का शेयर कर दूंगा ग्रुप में, जो मेरे नोट्स है वो आपको ग्रुप में मिल जाए, जो उसमें काम का लगेगा। आप देख लीजिए, प्रिंट आउट निकलवाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, ओके, क्लियर, डन। और किसी कुछ पूछना है? ओके बेटा, तो हम लोग कल से मिलेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। और जो मैंने आपको चीजें बताई हैं क्लास से लेते समय, इस बात का ध्यान रखें, जो चल रहा है उसके बारे में पूछें। बाकी चीजों के बारे में जो आपको लगता है कि नहीं पूछ पाया मैं, तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। सर ने जवाब नहीं दिया तो भी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास खत्म होने के बाद व्हाट्सएप फोन अवेलेबल है, आराम से। कोमल जी, आपके डाउट बहुत से हैं, आप कॉल करिए, क्योंकि फोन पे यहाँ पे मैसेज आपका डाउट क्लियर होगा नहीं। आप और थोड़ा सोच लीजिए, आप 15 मिनट बाद फोन करिएगा, मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, तो बेटा डन किया है क्लास। क्वेश्चन मैं भेज रहा हूं, उसको पढ़ें। हाँ, तो हिंदी में लिखो बेटा, कोई समस्या नहीं है। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, यदि आप हिंदी में अच्छा लिखते हो तो इसमें बेटा हिंदी में दुखी नहीं होना है। मैंने आपसे क्या कहा, आप लिखो अच्छे से। बेटा देखो, प्री का रिजल्ट आने की जो बात है वो 15 जुलाई के बाद कभी भी आ सकता है। देखिए, जीडीसी का जो है वह रिव्यू के लिए गया हुआ था टीचरों के पास, तो मेरे एक सीनियर है उनके पास, भाई पता नहीं कौन है, बदल जाता है क्योंकि गलियारे में बात चलती रहती है।
तो वहां से उन्होंने जीडीसी मतलब यूपीएससी को मेल कर दिया है, लेकिन रिजल्ट पूरे सब्जेक्ट्स का आएगा, अकेले केमिस्ट्री का नहीं आएगा। तो जब सारे सब्जेक्ट्स के जो है जो बच्चों ने क्लेम किया है उसका फाइनल आ जाएगा, उसके बाद फाइनल आंसर की बनेगी और फिर उसके बाद जो है कमांड दिया जाएगा, जो भी एजेंसी मतलब वो मार्कशीट चेक करेगी, तो उसके बाद आएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि जीडीसी का रिजल्ट 12 जुलाई से पहले और आपका रिजल्ट जो है 25 जुलाई से पहले आ जाएगा। आप तैयारी में लगे रहें, मैंने फिर कहा आपसे तैयारी करते रहें, और रिजल्ट की बात अपनी जगह है, लेकिन तैयारी पूरी दम से करें, जितना आपका स्टेमिना है पूरी हिम्मत से करें बेटा। देखिए हम लोग पिछली बार मैंने बताया था, तैयारी हमने पिछली बार कराई है, और हमने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बाद में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ऐसे बच्चे थे जो अच्छा परफॉर्म करते लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये वो अगला इशू है। लेकिन जो बच्चे लगातार लगे रहे, सिलेक्शन उनका हुआ है, और इसी उम्मीद से लगना है कि मैं भी लगा हूं, मेरा सिलेक्शन होगा। इस अप्रोच से तैयारी करेंगे, हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं थोड़ा इसमें एंजॉय करता हूं पढ़ाने में। आप सिलेक्शन लें और हमारी तरफ से पूरा कोशिश रहेगा, बस ये कि आपको अपनी मेहनत सही डायरेक्शन में लगा कर रखना है। और कोई भी आपको डाउट है, जरूरी नहीं कि आप क्लास में कहें, क्लास के बाद भी आप फोन व्हाट्सएप से अपनी समस्या पढ़ाई रिलेटेड पूछ सकते हैं, इसमें कोई एतराज नहीं है। 24/7 का मैं टाइम देता हूं, लेकिन क्योंकि बिटिया हमारी छोटी है इसलिए रात में मैं, यदि आप मेरे पास फोन है तो मैं जवाब तो दे दूंगा, लेकिन आपको जवाब मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि मैं उसे इग्नोर कर दूंगा। ये शिकायत मतलब मेरी तरफ से नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी डाउट्स आपके धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे, अभी आपका हमारा साल बहुत लंबा है, तो डाउट क्लियर होते रहेंगे। ओके बेटा, तो क्लास ओके किया जाए, डन, ओके बेटा, गुड डे। कल मिलते हैं हम लोग 8 बजे।